हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए हम आप लोगों के सामने साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं और अगर किसी भी विभाग में साइंस का क्वेश्चन बना है तो उन सब का सीरीज हम आपके सामने करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? तो बताइए, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? बताइए, अंकुश कृमि है, फीता कृमि है, या फिर धागा कृमि है, या फिर दाद है? तो बताइए, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीता कृमि। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीता कृमि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। बताइए, एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितने 100 ग्राम खून में कितना ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है, ये आपको बताना है। बताइए, एक सामान्य वयस्क पुरुष में 100 ग्राम खून में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो बताइए, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में, या फिर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में, या 24 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में? तो बताइए, एक सामान्य वयस्क पुरुष में 100 ग्राम खून में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो देखिए ये पाया जाता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम खून में जो है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, जो कि क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर पूछेगा रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए, रक्त जो है कैसा उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। बताइए, ब्लड बैंक का निर्माण कहाँ पे होता है? बताइए, ब्लड का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो देखिए ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ब्लड से पूछा जाता है, तो जो है आपको ये सब याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। ये देखिए बिहार एसएससी अमीन में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारी में, शाकाहारियों में, सर्वाहारियों में, या फिर कीटभक्षियों में? तो बताइए, आहार नाल जो है सामान्यतः बड़ा किस में पाया जाता है? तो देखिए आहार नाल जो है शाकाहारी में सबसे बड़ा आहार नाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि मानव का आहार नाल जो है ये कितना फुट लंबा है? बताइए, मानव का आहार नाल जो है कितना फुट लंबा है? तो देखिए मानव का आहार नाल जो है यह 25 से 30 फीट लंबा होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, गाय के दूध का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, रेटिनॉल की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, राइबोफ्लेविन की उपस्थिति के कारण, या फिर थियामिन की उपस्थिति के कारण? तो देखिए गाय के दूध का पीला रंग जो है यह होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? बताइए, दूध का सफेद रंग जो है यह किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए, दूध की शुद्धता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बताइए, दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध की शुद्धता को नापा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बताइए, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडी एवं शुष्क अवस्था में, ठंडी एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में? तो बताइए, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित कैसे रखा जा सकता है?
तो देखिए बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखने के लिए ठंडा और शुष्क स्थान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंडा एवं शुष्क स्थान जो है बीजों को अच्छी तरह से रखने के लिए अच्छा व्यवस्था है कि ठंडा और उसे शुष्क स्थान पर रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हार्मोन उपयोगी है। बताइए हार्मोन जो है किसके लिए उपयोगी होता है? उपापचय क्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, बीमारियों से बचाव हेतु। बताइए हार्मोन जो है किसके लिए उपयोगी है? तो देखिए हार्मोन जो है ये उपयोगी है उपापचय क्रिया हेतु। किसके लिए उपयोगी है? उपापचय क्रिया हेतु जो है हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। बताइए एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? बताइए एक वयस्क के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? 3 से 4 लीटर पाया जाता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है या फिर 6 से 7 लीटर पाया जाता है। तो देखिए एक वयस्क के शरीर में रक्त का जो मात्रा है ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा जो है ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन औसत की बात किया जाए तो 5 लीटर पाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये टोटल जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर करिएगा। देखिए पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो पादप में पाया जाता है जबकि पशुओं में नहीं पाया जाता है? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर वसा। तो देखिए पादप में जो होता है सेलुलोज जो होता है ये पाया जाता है। सेलुलोज जो है ये पादप में पाया जाता है जबकि पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल प्रदूषण का कारण है। बताइए जल प्रदूषण का कारण क्या है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि से निकलने वाले पदार्थ हैं या फिर इनमें से सभी। तो बताइए जल प्रदूषण का कारण क्या है? बताइए जल प्रदूषण का कारण क्या है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, कृषि से निकलने वाले पदार्थ हैं। तो देखिए जल प्रदूषण का कारण क्या है? इनमें से सभी। ये जितने भी दिए गए हैं टोटल जो है ये जल प्रदूषण के कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेशम कीट की किस अवस्था से प्राप्त होता है? बताइए रेशम कीट जो है यह किस अवस्था में प्राप्त होता है? वयस्क में, अंडा में, कोकून या फिर कैटरपिलर में। बताइए रेशम कीट जो है किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो देखिए रेशम कीट जो होता है एक कैटरपिलर अवस्था में ही प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रेशम के कितने प्रकार होते हैं? बताइए रेशम के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए रेशम के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? रेशम के टोटल 4 प्रकार होते हैं, मोगा, ईरी, तसर और मलबरी। कौन कौन से हैं? मोगा, ईरी, तसर और मलबरी हैं। बताइए रेशम की कितनी अवस्थाएं होते हैं? रेशम की कितनी अवस्था होता है? तो अंडा होता है, लार्वा और प्यूपा फिर कोकून। तो इस सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक मोती बताइए है, इसमें से प्राकृतिक मोती कौन सा है? एक मोलस्का है, एक एनिड्रिल है, एक आर्थ्रोपोडा है, एक इकाइनोडर्मेटा है। तो बताइए प्राकृतिक मोती निम्न में से कौन सा है? बताइए प्राकृतिक मोती जो है निम्न में से कौन सा है? बताइए प्राकृतिक मोती जो है निम्न में से कौन सा है? तो देखिए प्राकृतिक मोती एक मोलस्का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। बताइए स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। बताइए स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन जो है कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है, आमाशय से प्रारंभ होता है, ग्रसनी से प्रारंभ होता है या फिर छोटी आंत से प्रारंभ होता है? तो बताइए स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भोजन को मुख में
पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो देखिए इसमें टायलिन एंजाइम पाया जाता है मुख में, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? बताइए किसके द्वारा खोजा गया था कि मलेरिया रोग जो है यह मच्छर के द्वारा संचारित होता है? ग्रासी के द्वारा, लेवरान के द्वारा, लेंसिस के द्वारा या फिर रोनाल्ड रास के द्वारा? तो बताइए किसने खोजा कि मलेरिया रोग जो है मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो ये देखिए खोजने वाले कौन थे? रोनाल्ड रास थे। कौन थे? रोनाल्ड रास जो है ये बताए थे कि मलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के द्वारा होता है। बताइए मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए मलेरिया जो है किससे होता है? बताइए मलेरिया जो है किस परजीव से होता है? बताइए मलेरिया जो है किस परजीव से होता है? तो देखिए इसका अगर परजीव पूछेगा तो प्लाज्मोडियम है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग्य है। बताइए आम का खाने योग्य भाग्य निम्न में से कौन सा है? बताइए आम का खाने योग्य भाग्य जो है निम्न में से कौन सा है? बाह्य भित्ति है, मध्य भित्ति है, अंतः भित्ति है या फिर भ्रूण पोषण है? तो बताइए आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? बताइए आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो देखिए मध्य भित्ति है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम का खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य भित्ति होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं। बताइए नागफनी के कांटे जो है किसके रूपांतरित हैं? तना के रूपांतरित हैं, जड़ के रूपांतरित हैं, पत्ती के रूपांतरित हैं या फिर पुष्प के रूपांतरित हैं? बताइए नागफनी के जो कांटे हैं किस चीज से रूपांतरित होकर के बने हैं? तो देखिए जितने पत्तियां थी ये सभी पत्तियां जो है कांटे का रूप धारण कर ली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं ये शुष्क स्थान पर नागफनी पाया जाता है, तो वहाँ पे जो होता है ये पत्तियां अपना कांटे का रूप परिवर्तित कर लेती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, घाव को शीघ्रता से भरना हो जाता है। बताइए घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन की अधिकता से? बताइए घाव को शीघ्रता से भरा जा सकता है किस विटामिन से? विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन ई या फिर विटामिन के से? तो देखिए घाव को शीघ्रता से भरने में विटामिन सी और विटामिन के दोनों जिम्मेदार होता है, तो इसमें आप लोग सी करेक्ट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है स्कार्बिक एसिड जो है घाव को शीघ्रता से भरता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का इसमें सी और के दोनों हो सकता था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? बताइए संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? अन्न में नमी की मात्रा, पर्यावरणीय आर्द्रता, पर्यावरणीय तापक्रम, खाद्य पदार्थ का वायुकरण? बताइए संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो देखिए अन्न में अगर नमी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जल्दी से खराब हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः? बताइए त्वचा में अतिरिक्त रंजन जो है का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः व्यायाम करने से, विटामिनों के कारण, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिनों के कारण, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपयोग है। बताइए टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपयोग है पीने के पानी को उबाल कर पीना, पर्याप्त मात्रा में ताजे फलों व सब्जियों को खाना, टीकाकृत होना, गर्म भोजन करना? तो बताइए टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो देखिए टाइफाइड से बचा जा सकता है टीकाकरण करके। टीकाकरण जो है ये टाइफाइड के बचाव में सबसे सुगम उपाय है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बताइए टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? तो देखिए टाइफाइड जो होता है दूषित जल से टाइफाइड होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। टाइफाइड की जांच किससे होती है? तो टाइफाइड के जांच को क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए टाइफाइड को आंत ज्वर, मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि आंत ज्वर और मियादी बुखार किसे कहा जाता है, तो टाइफाइड को कहा जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए इसको तो टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन कुछ दवाइयां भी हैं जैसे एंटीबायोटिक दवा भी टाइफाइड को रोकता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें साल्मोनेला टाइफाइड जो है जीवाणु है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं। बताइए 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं 16 दांत होता है, 20 दांत होता है, 24 दांत होता है या फिर 28 दांत होता है। तो बताइए 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो देखिए टोटल जो है 20 दांत होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 20 होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दांत के कितने प्रकार हैं? तो दांत के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर और मोलर है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा इंसीजर जो है, इंसीजर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। उसके बाद इंसीजर के बाद कैनिन कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्री मोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल में, गुलर में, आर्किड में या फिर फर्न में? तो बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो देखिए फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें जो है आप लोगों का 60 क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इसमें साइंस जो है कंप्लीट मान के चलिएगा कि ये जो सीरीज चल रहा है ये साइंस इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिटिलीन है या फिर एथिलीन है? तो बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है ये मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है 50 से 75% जो है मीथेन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मार्ग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मार्ग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए या 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए? तो बताइए जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मार्ग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एएमयू जो है ये किसके समतुल्य है? बताइए एक एएमयू पारमाणविक द्रव्यमान इकाई जो है किसके समतुल्य है? 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से, 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम से, 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -31 ग्राम से, 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -34 ग्राम से। तो बताइए एक एएमयू पारमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6735 गुणे 10 के घात -24। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट मृदु कठोर है, बहुत कठोर है, बहुत नरम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है? तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है बहुत नरम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। तो
पूछेगा कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला जो है ये मुख्य रूप से जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। अगर पूछेगा ताप एवं विद्युत का कुचालक जो है हीरा होता है या नहीं, बताइए। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है, बताइए। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक है या फिर सुचालक है। तो देखिए हीरा जो होता है ताप एवं विद्युत का ये क्या होता है, एक कुचालक होता है। बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए हीरा का अपवर्तनांक जो है ये कितना होता है। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.41 होता है। कितना होता है, 2.41 जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। बताइए हीरा के चमकने का कारण क्या है, बताइए हीरे का चमकने का कारण क्या है। तो देखिए पूर्ण परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। ग्रेफाइट बताइए विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है, बताइए। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है, बताइए। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर पूछेगा कि ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है, तो 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2 जो है ग्रेफाइट का घनत्व है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए काला शीशा किसे कहा जाता है, बताइए। काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है या फिर ग्रेफाइट को कहा जाता है, बताइए। काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग पेंसिल बनाने में भी होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, बताइए। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है, बताइए। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। तो देखिए निर्जलीकरण में जो है सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्जलीकरण जो होता है एक रासायनिक क्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, गोल्ड स्टीनर ने, जेम्स चैडविक ने या फिर रदरफोर्ड ने। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। अगर पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बताइए प्रोटॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए प्रोटॉन का खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज किया गया था 1917 में। कब किया गया था, 1917 में प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग याद कर रखिएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था, बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था 1897 ईस्वी में। कब किया गया था, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं, हीरा को कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं, कोल या फिर जस्ता को कहते हैं। तो बताइए ब्लैक लेड के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। ब्लैक लेड के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए ब्लैक लेड कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट जो होता है इसे ब्लैक लेड कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, बताइए। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा होता है, थायोकाल होता है, आइसोप्रोपिन होता है, नियोप्रीन होता है या फिर पीवीसी होता है। तो बताइए रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए रॉकेट जो है उड़ता है किसके सिद्धांत पर,
बताइए रॉकेट उड़ता है या किसके सिद्धांत पर उड़ता है? बताइए न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? बताइए न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार जो है रॉकेट के उड़ने पर रॉकेट का उड़ना संभव है? तो देखिए ये तीसरा नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए रबर का प्राकृतिक बहुलक जो है क्या होता है? बताइए रबर का प्राकृतिक बहुलक जो है क्या होता है? तो देखिए रबर का अगर प्राकृतिक बहुलक की बात किया जाए तो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन जो है ये रबर का प्राकृतिक बहुलक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। रबर का प्राकृतिक बहुलक किसे कहा जाता है? आइसोप्रीन को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण है? बताइए निम्नलिखित में किसका अंतर आणविक बल जो है सबसे क्षीण है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक बल जो है सबसे क्षीण है? तो देखिए हीलियम जो होता है इसका अंतर आणविक बल जो है सबसे कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? बताइए लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो बताइए लोहे की धातु पर क्या चढ़ा दिया जाए तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा? तो देखिए जस्ता चढ़ा दिया जाए जिसे जिंक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गैल्वेनीकरण का अन्य नाम जो है जस्तीकरण है, असद लेपन है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि गैल्वेनीकरण पे की जगह पे रख देगा जस्तीकरण या फिर असद लेपन, तो जो है ये भी गैल्वेनीकरण से ही तात्पर्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो बताइए सिक्का को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए सिक्का को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे लेड दिया है, फिर टिन दिया है, फिर कॉपर दिया है, फिर यहाँ पे जिंक दिया है। तो देखिए कॉपर जो होता है इस सिक्का बनाने में यूज किया जाता है, तो कॉपर इसका थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कॉपर जो होता है ये विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है? बताइए कॉपर जो है ये विद्युत का तथा ऊष्मा का सुचालक है या फिर कुचालक है? तो देखिए कॉपर जो होता है ये विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? कॉपर, आयरन, मरकरी या फिर सल्फर? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो देखिए सल्फर जो होता है ये धातु नहीं होता है। सल्फर जो है यह एक धातु नहीं है, जबकि यह एक अधातु है। अब आप लोग ये बताइए एकमात्र धातु का नाम बताइए जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है। बताइए वह कौन सा धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है? तो देखिए पारा जो होता है एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00728, 0.00055, 1.00867, 1.005। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये कितना होता है? तो देखिए 0.00055 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित तत्व है। बताइए मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम है, U235 है, थोरियम है या फिर रेडियम है? तो बताइए मानव निर्मित तत्व कौन सा है? बताइए मानव निर्मित तत्व जो है निम्न में से कौन सा है? बताइए निम्न में से कौन मानव निर्मित तत्व है? तो देखिए प्लूटोनियम जो होता है ये मानव निर्मित तत्व होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? अमोनियम सल्फेट में, यूरिया में, अमोनियम क्लोराइड में, सोडियम नाइट्रेट में। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो देखिए यूरिया में जो होता है सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो, बताइए जिप्सम का प्रयोग जो है उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो लवणी है, जल जमाव वाले में है, मृत्तिका है या फिर क्षारीय है। तो बताइए जिप्सम का प्रयोग जो है किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो देखिए जिप्सम का प्रयोग जो होता है ये लवणी मृदा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जिप्सम का प्रयोग जो है ये कहाँ पे किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग जो है लवणी मृदा को सुधारने में किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए जिप्सम का फार्मूला क्या है? बताइए जिप्सम का फार्मूला क्या है? तो देखिए जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 का 4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जो है ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? बताइए फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज से इसके संपर्क को रोक सकते हैं। प्लेट का सेलुलोज एसीटेट इससे नवीन बना रहता है। सूर्य का प्रकाश काले कागज के द्वारा सुगमतापूर्वक अधिशोषित हो जाता है और फिल्म को तैयार करने में सहयोगी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को धात्विक सिल्वर में बदलने के लिए सहायक होने के लिए। तो बताइए फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? बताइए फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं। बताइए आवर्त सारणी के जो वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं यह किस प्रकार के गुण रखते हैं? बताइए आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व जो हैं किस प्रकार के गुण रखते हैं? सामान्य तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, क्षार धातुएं हैं, लैथेनाइड्स हैं। तो बताइए आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व जो हैं किस प्रकार के गुण रखते हैं? तो बताइए यह किस प्रकार के गुण रखते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षार धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व जो हैं ये क्षार धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतने ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितना ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है? तो बताइए कितने ग्राम को आवश्यकता होगा इसमें? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91.66 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। बताइए एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? बताइए एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? बताइए एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2। CnH2n+2 ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो बताइए SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन या फिर रैंकाइन होता है? तो बताइए SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? तो देखिए ताप का मात्रक जो होता है एक केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए
कुल मूल इकाइयाँ कितनी हैं? बताइए टोटल मूल इकाइयाँ जो है ये कितनी हैं? तो देखिए टोटल मूल इकाइयाँ जो है 7 हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्तीव्रता, पदार्थ क्या, द्रव्यमान। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, समय का मात्रक सेकंड है, द्रव्यमान का मात्रक आप लोग जानते हैं किलोग्राम है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और ज्योतिर्तीव्रता जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योतिर्तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है, और पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक जो होता है मोल होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि वह तेजी से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, या फिर अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो देखिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, इसका मेन कारण है कि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। बताइए यह किस नियम या फिर सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, या फिर अपकेंद्री बल है। तो बताइए एक क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है एक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह बताइए किस नियम या फिर सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब बढ़ जाता है, समान ही रहता है, कम हो जाता है, उतना ही रहेगा जितना उसके नीचे है। तो बताइए एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंखे पर दाब जो है एक कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? बताइए 3 प्राथमिक रंग जो है यह कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 प्राथमिक रंग जो है ये नीला, लाल और हरा। आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा कि नहला जो है ये 3 प्राथमिक रंग है, जिसमें नीला, हरा और लाल जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है। बताइए वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है, तो वह कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? बताइए प्रकाश जो होता है यह किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो बताइए प्रकाश जो है यह किस रूप में व्यवहार करता है? बताइए प्रकाश जो है यह किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो देखिए प्रकाश जो होता है एक कण व तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो होता है एक कण एवं तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की एक क्रिया बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान होगा। तो बताइए कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के समान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? बताइए जब एक श्वेत प्रकाश जो है ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो देखिए सर्वाधिक अपवर्तित होने वाला जो है ये बैगनी है,
उसके बाद जामुनी है, फिर नीला है, फिर हरा है, फिर पीला है, फिर नारंगी है, फिर लाल है। तो बैजानी है पिनाला आप लोग याद रखे रहेंगे, तो उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। तो सबसे अधिक जो है कौन विचलित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें नीला जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। बताइए दूध की शुद्धता की जांच जो है किस यंत्र से की जाती है। हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, लैक्टोमीटर या फिर फायदोमीटर से किया जाता है। बताइए दूध की शुद्धता की जांच जो है किस यंत्र से किया जाता है। तो देखिए दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फायदोमीटर जो होता है ये पानी की गहराई को मापता है। किसे मापता है, पानी की गहराई को जो है फायदोमीटर मापता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेगा कि हाइड्रोमीटर जो है ये किसको मापता है, तो घनत्व को मापता है। किसको मापता है, डेंसिटी को मापता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो बताइए प्रकाश का वेग जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे मीटर प्रति सेकंड में जो है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम 100 से इसे डिवाइड कर दें तो 3 × 10⁵ जो है ये प्रकाश का वेग जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁵ जो है 1 किलोमीटर पर सेकंड जो है प्रकाश का वेग है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है। बताइए एक अश्व शक्ति जो है लगभग किसके बराबर होता है। 546 वाट के, 646 वाट के, 746 वाट के या फिर 846 वाट के। बताइए एक अश्व शक्ति जो है लगभग किसके बराबर होता है। तो देखिए एक अश्व शक्ति जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। वाट घंटा को, किलो जूल घंटा को, मेगावाट घंटा को या फिर किलोवाट घंटा को। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की बीमा है। बताइए ऊर्जा का बीमा सूत्र क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा का बीमा सूत्र जो है ml² T⁻⁻² जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ml² T⁻⁻² जो है ऊर्जा का बीमा सूत्र है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बताइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बताइए जल की स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा को या फिर सौर ऊर्जा को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल की स्थितिज ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। बताइए निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। बताइए निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है। तो देखिए रेडियम जो होता है यह सर्वाधिक एक्टिव रेडियो पदार्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। बताइए एक विद्युत चुंबक की शक्ति जो है किससे बढ़ाई जा सकती है। धारा को बढ़ा करके, चक्रों की संख्या को घटा करके, कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग करके, इसे पूर्व से पश्चिम दिशा में रख करके। तो बताइए एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा। तो देखिए धारा को बढ़ा करके, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।